हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सिमरन मटलानी। ये वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले फरवरी मार्च में देने वाले हैं अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, ये है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। आप सब मुझे जानते होंगे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो, और आपको पता होगा कि अब तक हम चैप्टर नंबर 4 तक हिस्ट्री के कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द इलेक्ट्रल प्रोसेस। आज है 19 अगस्त 2025। आने वाले इस हफ्ते में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे 2 या 3 वीडियोस में। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। वीडियोस आते रहेंगे इस वीक में और हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बाय द एंड ऑफ द वीक। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा ये इस वीडियो का पहला पार्ट है, ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। आगे कुछ और पार्ट्स में मैं इसको चैप्टर को कंप्लीट करूंगी। चैनल से बने रहिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हाय, माय नेम इज सिमरन मटलानी। ये चैनल का नाम है हिस्ट्री बाय सिमरन मटलानी। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। जैसे कि आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं आपके लिए इन आपके टेक्स्ट बुक के साथ साथ आपके लिए कुछ और नोट्स भी बनाती हूँ जो आपको मिल जाते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कि मैंने यहाँ पिछले वीडियोस के पीडीएफ डाल रखे हैं। ऑल्सो हम हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस हो चुके हैं कि इस वक्त हम अराउंड 1100 समथिंग पे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपको प्रीवियस चैप्टर्स के भी जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हैं एग्जाम्स के में आपके काम आएंगे, क्योंकि जो आपका टेक्स्ट बुक है बहुत ही लेंथी वे में आपके टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है कि उसको सिंपल करके सिंपल वर्ड्स में जो आप एग्जाम में याद कर सके, इसके लिए मैं आपके लिए ये स्पेसिफिकली नए नोट्स बनाती हूँ। इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फाइनली शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है द इलेक्ट्रल प्रोसेस। इलेक्ट्रल प्रोसेस, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्शन का प्रोसेस, इलेक्शन की प्रक्रिया। शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। इलेक्शंस हैव प्लेड अ मेजर रोल इन वर्किंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन डेमोक्रेसी। एक इलेक्शन और दूसरा प्रतिनिधित्व, ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस, इम्पोर्टेंट पार्ट है। कि अब ये ऐसा क्यों है, ये मैं आपको एक छोटे से एक्सप्लेनेशन से समझाती हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी जो ये वर्ड है ना, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, दो युवनी वर्ड से बना हुआ है, जो है डेमोस और क्रेशिया। डेमोस वर्ड का मतलब है लोग या पीपल, और क्रेशिया का मतलब है पावर, जिसका मतलब है कि पावर ऑफ द पीपल इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वो ताकत जो लोगों ने दी है। कि इसी डेमोस और क्रेशिया को इंग्लिशाइज करके इंग्लिश वर्जन बना के ये वर्ड बन गया इंग्लिश में डेमोक्रेसी। ग्रीक भाषा से बन गया वर्ड डेमोक्रेसी इंग्लिश में। डेमोक्रेसी मतलब वो पावर जो लोग डिसाइड करते हैं। कि देखिए, रिप्रेजेंटेशन और इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये इन्वेंट कैसे हुआ, ये प्रोसेस इवॉल्व कैसे हुआ, और आज हम लोग इलेक्शन तक कैसे पहुंच गए हैं। कि देखिए, पहले क्या होता था ना कि लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे, स्मॉल ग्रुप, छोटे ग्रुप। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पे स्पेस भी छोड़ी है एक्सप्लेनेशन के लिए। एक स्मॉल ग्रुप, मान लीजिए एक फ्रेंड्स ग्रुप, मान लीजिए 5 दोस्त, पर्सन एक्स, वाई, जेड एंड ए एंड बी। पर एक बड़ा ग्रुप, एज द नंबर ऑफ दीज ग्रुप्स इंक्रीज, मान लीजिए ये ग्रुप का नंबर बढ़ा दो तो समझो एक क्लासरूम जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं। जब एंशियंट टाइम्स में, बहुत प्राचीन काल में, ऑलमोस्ट आज से 4000 साल पहले या इवन 5000 साल पहले, जब लोग सिर्फ केव्स में रहने से बढ़कर एक सोसाइटी बनाकर रहना शुरू किया लोगों ने, तो क्या करते थे, वो छोटा सा ग्रुप बनाते थे। छोटा मतलब 5 लोगों का नहीं, बट शायद उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि जो मैनेज नहीं कर सके। छोटा ग्रुप जैसे 10 लोग, 20 लोग, 4 या 5 फैमिलीज, 6 फैमिलीज ज्यादा से ज्यादा, ऐसा स्मॉल ग्रुप बना के एक छोटा सा विलेज बना के
वो लोग रहा करते थे। और वो कैसे डिसीजंस लेते थे, इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजंस। जमीन कैसे बांटनी है, जो उगता है अनाज वो कैसे डिवाइड होगा, बार्टर सिस्टम में हम क्या उगा रहे हैं, ये फैमिली क्या ग्रो कर रही है, हम एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज करेंगे सामान, हम रिसोर्सेस को, पानी को कैसे बांटे, जमीन को कैसे बांटे, और एक दूसरे से एक्सचेंज कैसे करें। पैसा तो नहीं था उस वक्त, करेंसी तो आज डेवलप हुई, बाद में डेवलप हुई। तो उस वक्त लोग कैसे डिसीजंस लेते थे, ये कलेक्टिवली डिसीजंस लिया करते थे, मतलब आपस में ही डिसाइड करते थे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि मान लो जैसे 5 फ्रेंड्स के 5 आप दोस्त हो, 5 अच्छे दोस्त हो आप लोग, 5 दोस्त हैं, उनमें से किसी एक का मान लो बर्थडे है, या आप लोगों को हैंग आउट करना है, मिलना है। तो क्या आप 5 लोग क्या करते हो, या तो आप एक दूसरे को इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के आप लोग रहते हो, अपने ग्रुप पे डिस्कस करते हो, या कॉल करके आपस में ही 5 एक दूसरे से वन ऑन वन कम्युनिकेट करके डिसीजन लेते हो कि भाई हम कहाँ मिलेंगे, क्या करेंगे, बर्थडे के लिए केक कौन लाएगा, हम कहाँ जाएंगे, फिर क्या करना है। ये सब प्लान, आप 5 लोग हो, छोटा सा ग्रुप हो, तो एक दूसरे से वन ऑन वन बात करके डिसीजन ले लेते हो। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रुप्स जो एंशियंट टाइम्स में छोटी हुआ करती थी, 5-10 फैमिलीज हुआ करती थी, ये ग्रुप्स बड़ी होती गई। बड़ी मतलब साम्राज्य बनते गए, जनपद बनते गए। तो ये डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, जहां पहले हर कोई मिलकर डिसीजन लेता था। मान लो 4 फैमिलीज है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं और आप हो, फिर आपके चाचा की फैमिली है, उनके बच्चे हैं, फिर आपकी बुआ की फैमिली है, उनके बच्चे हैं, फिर शायद आपकी मासी की फैमिली है, उनके बच्चे, और मामा जी की फैमिली, उनके बच्चे। तो कितने, 5 फैमिलीज हो गई। अब 5 फैमिलीज मिलके आप अपनी फैमिली वेकेशन डिसाइड कर सकते हो, छोटा सा तो ग्रुप है आप लोग, तो वो डिसाइड कर पाते थे। पर जब आपको ऐसे कलेक्टिवली पूरी सोसाइटी के डिसीजन लेने हैं, आप एक बिल्डिंग में रहते हो, आपके आसपास 4 और बिल्डिंग्स हैं, कि मान लो कोई टाउनशिप है, जो 4 बिल्डिंग्स की टाउनशिप है, कि उसके एम्यूनिटीज हैं, कि तो इतने सारी चीजों की मेंटेनेंस लगेगी, इतनी सारी चीजों के डिसीजंस लेने होंगे। तो क्या इतने सारे परिवार, 4 बिल्डिंग, कितने सारी फैमिलीज रहती होंगी, तो क्या सबको इन्वॉल्व करके डिसीजन लेंगे? नहीं, सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए सिस्टम बना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें एक इंसान को इलेक्ट किया जाएगा जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे बिल्डिंग का एक पर्सन होता है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनता है कमिटी में। ऐसा ही क्लासरूम में आपके होता होगा कि आपके 50 स्टूडेंट्स के क्लासरूम में, एक कभी हमारे क्लास में होता था, एक लड़की को और एक लड़के को मॉनिटर बनाया जाता था या क्लास लीडर बनाया जाता था, जो हम हमारे पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करते थे टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने, या मॉर्निंग असेंबली में, या एनुअल फंक्शंस पर। तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अभी 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ 1 या 2 क्लास लीडर होते हैं। वैसे ही देश में होता है, कि क्योंकि देश बहुत बड़ा है, हमारा देश में करोड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में पॉपुलेशन है, तो एक इंसान नहीं इलेक्ट होता, कई लेवल्स पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्ट होते हैं। जैसे स्टेट लेवल पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो सीएम होते हैं, कि जो कि पूरे देश में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, वो अगर दिल्ली जाते हैं ना, तो वो पूरे महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जब हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पीएम होते हैं, जब वो इंडिया के बाहर जाते हैं ना, तो वो पूरे के पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा होता है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एक छोटा सा एरिया होता है, एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2-3-4 शहरों को मिला करके, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट होता है, एक मेंबर होता है, जिसको हम इलेक्ट करते हैं, और वो हमें कहाँ रिप्रेजेंट करता है, स्टेट में, और तो और नेशनल लेवल पर भी। सो यही होती है डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में ये बात लिखी गई है कि इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की। We know that people's representative are selected through elections. अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, वो हम इलेक्शन करके अपना मत डालकर, अपना वोट डालकर डिसाइड करते हैं कि हम किसको चाहते हैं कि वो हमें रिप्रेजेंट करे। जैसे आपकी बिल्डिंग में कोई एक पर्सन होगा जो बहुत एक्टिवली सोसाइटी के मैटर्स में इन्वॉल्व रहता होगा, जो बहुत एक्टिव मेंबर होगा, जिसको बहुत नॉलेज होगा, मे बी कोई लॉयर या एडवोकेट होगा,
तो आप लोग पूरी सोसाइटी, आप पूरी बिल्डिंग क्या सोचोगे कि ये एडवोकेट है, ये एक्टिवली इन्वॉल्व है, इसको एक्सपीरियंस है, तो हम इसको कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन हमारी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करे। तो इसी तरह आप कलेक्टिवली डिसाइड करते हो अपना मत डालकर। सो इलेक्शंस हेल्प bring a change in power through peaceful means। चेंज इन पावर का क्या मतलब है? देखिए, जब अगर आप कभी वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपने पढ़ा होगा या आपको कुछ याद होगा, तो आपको हिटलर का नाम याद होगा, जो कि एक डिक्टेटर था। वो कोई डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, वो एक डिक्टेटर था, तानाशाह था, जिसने पावर को हथियाया था। लोगों ने उसको पावर दी नहीं थी इलेक्ट करके, उसने खुद पावर को छीना था, हथियाया था। और पीसफुल तरीके से जब इस पावर को चेंज करना हो, हम चाहें कि नहीं, हम जिस सरकार से खुश नहीं है, हम चाहते हैं कि ये सरकार डिसॉल्व हो, हमको नया नया लीडर चाहिए, नया रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो उसके लिए हम दोबारा इलेक्शंस कर सकते हैं, अपना नया लीडर ले सकते हैं, नया रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं। क्योंकि हमने इलेक्शंस की, हमने वोट डाला और वोट के नतीजे से डिसाइड किया, इसीलिए ये चेंज ऑफ पावर जो है ना, ये पीसफुल हो जाता है। क्योंकि देखिए, हिटलर जैसे किसी इंसान को हटाने के लिए एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर हो गई, वो एक पीसफुल मींस नहीं था पावर को बदलने का। वो वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद दोबारा जर्मनी में फिर इलेक्शंस हुए, फिर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई, फिर इलेक्शंस लड़े गए, फिर डेमोक्रेसी आई। वो पीसफुल तरीका नहीं था कि पावर को चेंज करने का। लेकिन इलेक्शंस एक पीसफुल तरीका है पावर को देश में चेंज करने का, पावर को शिफ्ट करने का। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस देश में। कुछ देशों में 2 पार्टीज होती हैं, जैसे अमेरिका, पर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो बहुत सारी पार्टीज हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हो कि आप किसको वोट डालते हो। इनफैक्ट आप किसी को भी वोट नहीं डालते तो वो भी आप जा करके दे सकते हो कि आई डू नॉट चूज एनीवन, नन ऑफ द अबाव का ऑप्शन भी आपके पास होता है। सो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलता है रूल करने का। और हर पॉलिटिकल पार्टी की ना एक अपनी सोच धारा, विचारधारा होती है, एक अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच होती है, और उस सोच के हिसाब से ही वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। जब जब एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका आइडियोलॉजी ये है कि हमें हमें देश में नौकरियां बनानी है या हमें देश का हेल्थ केयर इम्प्रूव करना है, तो वो पॉलिसीज और स्कीम्स भी वैसे ही लाते हैं, जिससे देश में हेल्थ केयर इम्प्रूव हो या एजुकेशन इम्प्रूव हो या एम्प्लॉयमेंट बढ़े। पर जिस पॉलिटिकल पार्टी का मान लो एजेंडा कुछ और है, हमें इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने हैं, या हमें डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो, या हमें इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, तो वो पॉलिसीज उस हिसाब से लाती है। और जैसी पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है ना, उसी से डिसाइड होता है कि एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हमारी जिंदगी भी चेंज होगी। जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलेगी और जैसे नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, तो नई पॉलिसी लाएगी, और वो पॉलिसीज हमारी लाइफ पे भी इम्पैक्ट डालेंगी। तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? कि वो एफिशिएंट होंगे, मतलब अपने काम में सही होंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, स्लो नहीं होंगे, हमारे बारे में सोचेंगे, ऐसा होंगे। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ट्रस्टवर्थी, जिन पे हम भरोसा कर सकें, एंड उन्हें लोगों के ओपिनियन की परवाह होनी चाहिए और इज्जत होनी चाहिए। आपने अपने बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सोसाइटी में, कमेटी में एक मेंबर को भेजा, बट वो एफिशिएंट नहीं है, वो बहुत लेजी है, कोई कभी कभी वो नहीं जाते मीटिंग में, कभी कभी बराबर अपडेट नहीं देते, तो क्या वो मेंबर एफिशिएंट है? क्या वो रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंट होंगे? नहीं होंगे। क्या वो ऑनेस्ट होंगे? अगर वो आपसे आपसे पूरी बिल्डिंग में जितने भी मेंबर्स हैं, फैमिलीज हैं, अगर उनको ईमानदारी से नहीं बताए कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो, अगर वो ऑनेस्टी नहीं रखें, तो क्या वो सही रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं। वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, जिस पर आपको भरोसा हो, और आप क्या चाहते हैं वो उन्हें पता होना चाहिए, और आपके ओपिनियन की इज्जत होनी चाहिए। तब वो एक रिप्रेजेंटेटिव, सही रिप्रेजेंटेटिव होंगे। The electoral process should also be free, fair and reliable. फ्री, फेयर एंड रिलायबल, ये 3 वर्ड्स का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे फ्री का मतलब ये वाला फ्री नहीं है जो बाय वन गेट वन फ्री, एक पे एक मुफ्त वाला फ्री नहीं है, या देश पूरा आजाद होता है, ऐसा फ्री नहीं है। कि इलेक्ट्रल प्रोसेस, इलेक्शन की प्रक्रिया फ्री होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि एज अ वोटर जब आप वोट डालने जाते हो, तो आपको पूरी आज़ादी है
कि आप किसी को भी वोट डालो। किसी को हक नहीं है कि वो आपको आप पे कोई दबाव बनाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के लिए। सो इलेक्शंस का प्रोसेस फ्री होना चाहिए, ना कि आपके आपके ऊपर कोई दबाव होना चाहिए। फेयर, फेयर का मतलब वो गोरा वाला फेयर नहीं है, यहाँ पे फेयर का मतलब है कि आपको, चाहे आप आदमी हो तो आपको भी बराबरी का मौका है। आपके साथ अगर आपके घरों में जो औरतें हैं, आपकी दोस्त हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, वुमेन हैं, उनको भी बराबर उतना ही अपॉर्चुनिटी है, उतना ही राइट है वोट करने का जितना एक आदमी को है। जितना एक अपर कास्ट आदमी को है उतना ही एक लोअर कास्ट आदमी को भी मौका है, उसका भी उतना ही हक है जितना एक अपर कास्ट इंसान का हक है। और रिलायबल, रिलायबल मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिस जो निर्भरता लायक हो। अगर अगर मान लीजिए एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, एक चेन होती है जिस पर आप रिलाय कर सको, तो एक ऐसा प्रोसेस डिजाइन किया जाना चाहिए जो फ्री हो, फेयर हो और रिलायबल हो। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए, इंडिया के, हमारे देश के संविधान ने कुछ प्रावधान दिए हैं। जो क्या है, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ बनाना, एक कमीशन जिसका नाम ही इलेक्शन कमीशन है, जिसका काम क्या होगा, इलेक्शन कंडक्ट करना। इसी पे हमारा पूरा चैप्टर है कि इलेक्शन कमीशन क्या है और इलेक्शन में क्या बदलाव आने चाहिए। तो फिलहाल हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। संविधान ने प्रावधान दिया कि आप एक कमीशन बैठाओ जिसका नाम क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। आजकल न्यूज में है, आप लोग न्यूज आर्टिकल्स जाकर के देख सकते हैं ECI के बारे में क्या न्यूज है कि। इलेक्शन कमीशन टू एडमिनिस्टर द इलेक्शन प्रोसेस, सिंपल सी बात है, इलेक्शन की प्रक्रिया को एडमिनिस्टर करना, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, ना कि सिर्फ देश की पर हर राज्य की भी अपनी इलेक्शन कमीशन होती है, जो क्या कंडक्ट करती है, ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन अवर कंट्री, देश की हर इलेक्शन को। तो जब भी हमारे यहाँ पे स्टेट इलेक्शन होती है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होती है, तो वो कौन मैनेज करते हैं, स्टेट की इलेक्शन कमीशन। और जब भी लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होती है, तो वो काम करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश की कमीशन। The entire process of election, from declaring the date of elections to declaration of results, is carried out under the direction and control of Election Commission. इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया, इलेक्शन किस डेट को होगी ये डिक्लेयर करने या डिसाइड करने से लेके रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने तक, सारी की सारी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन संभालते हैं। इलेक्शन process is inseparable component of comprehensive democratic process। एक डेमोक्रेसी की प्रक्रिया से आप कभी भी इलेक्शन को अलग नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं पर हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और इलेक्शन, चुनाव, दोनों इनसेपरेबल है, अटूट है। इन्हें आप अलग कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। डेमोक्रेसी नहीं है बिना इलेक्शंस के। टाइम टू टाइम फ्री एंड फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस, तीन चीजें याद रखिएगा, फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शंस। इस चैप्टर में क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या उसकी मेंबरशिप्स हैं, क्या क्या मेंबर होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके फंक्शंस एंड रूल्स, क्या काम करता है ये कमीशन, वो भी देखेंगे। सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करना एक चीज नहीं होती, उसके बहुत सारे काम होते हैं। आगे आपको चैप्टर में धीरे धीरे समझ में आएगा। और हम और भी क्या डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन के प्रोसेस में ना क्या क्या रिफॉर्म्स, क्या क्या बदलाव होने चाहिए। तो हमारा लास्ट पार्ट है, हमारा प्राइमरी जो चैप्टर का पार्ट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। शुरू करते हैं। ये आपका बेसिक वही फर्स्ट सेंटेंस, इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन, चुनाव की प्रक्रिया के लिए इलेक्शन कमीशन सेंट्रल है, इंपॉर्टेंट है। संविधान का आर्टिकल 324, 324 आर्टिकल आउट ऑफ 395 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 395। हम कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं, 324। क्या कहता है ये वाला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एक कमीशन बनाओ,
कौन सी कमीशन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो बताता है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे कंपनी का सीईओ होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बिल्कुल उसी तरह कमीशन का भी एक चीफ कमिश्नर होता है, जिसको क्या कहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बेसिक सा नाम है। इलेक्शन कमीशन है तो कमिश्नर होगा, और एक चीफ होगा जो सबके ऊपर रहता है कि, और दो और कमिश्नर्स जो इस चीफ कमिश्नर के अंडर होंगे। सो इस वक्त हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार हैं, जो कि इस देश के 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। 26वें सीईसी, इसको सीईसी मतलब कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कब पोस्ट ज्वाइन की इन्होंने? 19 फरवरी 2025, 2025, 19 फरवरी को, और वो 1988 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। आजकल न्यूज में भी बहुत चल रहा है, तो आपने न्यूज आर्टिकल्स में भी, न्यूज चैनल्स पे या इंस्टाग्राम पे या न्यूज आर्टिकल्स पढ़े होंगे इस बारे में। जैसा मैंने कहा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अंदर दो मेंबर्स, दो कमिश्नर्स। टोटल कितने हो गए? 3 मेंबर्स। अब मैंने आपको चीफ कौन है ये बता दिया। बाकी के दो कमिश्नर्स कौन है? पहले हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, जो कि इलेक्शन कमीशन को ज्वाइन किया था इन्होंने 15 मार्च को 2024 में। ये भी 1988 बैच के ही आईएएस ऑफिसर्स हैं। और दूसरे हैं हमारे कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी, जिन्होंने कब ज्वाइन किया था? उसी डेट को जिस डेट को सर श्री ज्ञानेश कुमार जी ने किया था, 19 फरवरी 2025। ये है 1989 बैच की आईएएस ऑफिसर, हरियाणा से। श्री ज्ञानेश कुमार है वो केरला से हैं, डॉक्टर सांधु हैं जो वो हैं उत्तराखंड से, और डॉक्टर विवेक जोशी हैं हरियाणा कैडरे से। ये हमारे चीफ कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन के, और दो उनके कमिश्नर्स जो उनके अंडर हैं। आपका यहाँ पे डू यू नो का 2 बॉक्सेस हैं, ये पहले पढ़ लेते हैं। पहला बॉक्स है व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व क्या है? मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको बताया, रिप्रेजेंट करना, हमें रिप्रेजेंट किया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्वॉल्व द एंटायर पॉपुलेशन इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने की प्रक्रिया में हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन, पूरी आबादी, पूरे देश को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। This resulted in starting the practice of electing some people on behalf of entire population as representative who would run the government. क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को डिसीजन लेने की प्रक्रिया में नहीं इन्वॉल्व कर सकते, इसके नतीजे के तौर पर इलेक्शन लड़ी जाने लगी, ताकि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोगों को चुना जाए, कुछ प्रतिनिधियों को चुना जाए, जो क्या करेंगे? सरकार चलाएंगे। The representatives who form the government are expected to be responsible to people. जिन लोगों ने आपको इलेक्ट किया, आपकी जवाबदारी है उन्हें जवाब देना। आप उनके तरफ जवाबदार हो। अगर आपको आपकी सोसाइटी में एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपकी बिल्डिंग कहे कि हम आपको रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, तो आपकी जवाबदारी होगी कि आप पूरे बिल्डिंग के क्वेश्चंस को आप आंसर करो, सबको आप उनके ओपिनियंस को आप डिस्कस करो, उनके ओपिनियंस को आप लिखो, नोट करो, उसको आप अपनी कमेटी में बताओ कि भाई मेरी बिल्डिंग में ये लोग हैं, इनका प्रॉब्लम ये पानी का प्रॉब्लम है, लीकेज का प्रॉब्लम है, हमारा मेजर प्रॉब्लम ये है। तो आपका काम होगा कि आप सबसे जानो कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि उन्होंने आपको कमेटी में भेजा। वैसा ही है सरकार के साथ, क्योंकि हमने आपको सरकार में भेजा है, आपका काम यही है कि आप हमें जवाब दोगे और हमें हमारे वेलफेयर को प्रेफरेंस दोगे। हमारे वेलफेयर आपके लिए, हमारी बेहतरी आपका सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकलिटी और थ्योरी बहुत अलग होती है, दुनिया में होता क्या है और आप यहाँ पढ़ क्या रहे हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पर इस वक्त जो आपको मैं बता रही हूँ वो थ्योरीज हैं कि ऐसा होता है। बट क्या ऐसा सच में होता है? ये बहुत ही ओपन बात है, क्योंकि ये बहुत लंबा डिस्कशन चल सकता है इस बात पे कि होता क्या है और होना क्या चाहिए। सेकंड डू यू नो का बॉक्स है, जो है सुकुमार सेन। कौन थे? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हमारे
करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो 26 कमिश्नर है। तो फर्स्ट चीफ कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? वो थे सुकुमार सेन। कब? 1921 में इन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी अंडर द ब्रिटिश रूल। अब आप कहोगे कि ये 1921 में आईएएस कैसे बने? देश तो आजाद ही 1947 में हुआ। सिविल सर्विसेज इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी अराउंड 1855 में, और 1921 में सुकुमार सेन ने सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी। और जब इंडिया आजाद हुआ ना, तो इनको चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन बनाया गया 1950 में। मिस्टर सेन efficiently handled the responsibility of election commission in extremely adverse conditions। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बुरे हालातों में भी सुकुमार सेन, जिनका तस्वीर यहाँ पे आपको दिया गया है, इन्होंने बहुत ही बुरे हालातों में, बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन को संभाला, बहुत ही एफिशिएंटली। जैसे मैंने कहा ना कि आपके रिप्रेजेंटेटिव भी एफिशिएंट होने चाहिए, वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी एफिशिएंट होनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स एफिशिएंट नहीं होंगे तो देश में इलेक्शन एफिशिएंट नहीं हो सकती। ये एडवर्स कंडीशंस क्या थी 1950 में? जब ये इलेक्शन कमिश्नर बने तो एडवर्स चैलेंजेस क्या थे? इन्होंने देश की पहली इलेक्शंस को कंडक्ट किया था। 1951 में लोकसभा की पहली इलेक्शन हुई थी, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। कैसे बने? इलेक्शन के बाद बने। और इलेक्शन कमीशन के क्या चैलेंजेस थे ये इलेक्शन के लिए? देश की 85% पॉपुलेशन इलिटरेट थी। उनको यही नहीं पता था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, इलेक्शन क्या होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट की, चुनाव किया। और उस वक्त ऑलमोस्ट 173 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ 73 लाख, इतना होता है। 1 करोड़ 73 लाख, ऑलमोस्ट उस वक्त देश की आबादी जो है ना, वो 3 करोड़ के करीब थी, 3 करोड़ 80 लाख के समथिंग थी। उसमें से 1 करोड़ 73 लाख जो थे वो एलिजिबल वोटर्स थे। मतलब उस वक्त क्राइटेरिया क्या था? 21 साल से या उससे बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो के। आज क्राइटेरिया है 18 एंड अबव, तब क्राइटेरिया था 21 एंड अबव। लेकिन 21 एंड अबव के बाद भी करीब करीब 2.25 करोड़ लोग थे जो एलिजिबल वोटर्स थे। अलग अलग शहरों में, गांव में, जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में रहते थे। तो सोचो इलेक्शन कमीशन का क्या काम था कि सबको, एक तो इतनी इलिटरेट पॉपुलेशन, 85% आबादी अनपढ़ है, उसको आप समझाओ कि डेमोक्रेसी क्या है, इलेक्शन क्या है, चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। फिर आप एक वोटर्स की लिस्ट तैयार करो, कहाँ कहाँ जा करके लोग रहते हैं कि। फिर उस वक्त ना इतना ट्रांसपोर्ट नहीं था, इतना कम्युनिकेशन के तरीके नहीं थे, रास्ते नहीं थे बराबर, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। तो उस वक्त जो भी इलेक्शन का मटेरियल था ना, उस वक्त होता था बैलेट बॉक्स, एक जैसे दान पेटी होती है ना मंदिर की, वैसे बैलेट बॉक्स होता था। उसमें आप एक पर्ची पे लिखो कि आप किसको वोट देना चाहते हो, और वो पर्ची आप उस पेटी में डाल दो। तो पूरा इलेक्शन मटेरियल बुलक कार्ट्स पे, नाव में, बोट्स में, हाथियों पर रखकर या चलकर, साइकिल पर, पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने ये सारा इलेक्शन मटेरियल पहुंचाया। गांव, जंगलों, रेगिस्तान, पहाड़, पता नहीं कहाँ कहाँ। फिर इंडिया उस वक्त तो आजादी हुआ था, अभी अभी 47 में आजाद हुआ, अब 51 में हम इलेक्शंस लड़ रहे हैं। हमारे पास इतने बड़े स्केल पर, ऑन दिस स्केल, इतने बड़े स्तर पर इलेक्शन हमारे देश में कभी हुई ही नहीं थी। तो सोचो इलेक्शन कमीशन का क्या हाल होगा कि पूरे देश में हमें इलेक्शन कंडक्ट करना है, पूरे देश को अपना प्राइम मिनिस्टर चुनना है, पहला प्राइम मिनिस्टर चुनना है, और इतने बड़े स्केल पर इलेक्शन कंडक्ट करना है। मतलब कितने सारे लोग, कितने सारे रिसोर्सेस, कितने सारे बैलेट बॉक्स, कितना कुछ होगा। फिर इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सब कुछ स्क्रैच से सीखना पड़ा। स्क्रैच से मतलब शुरुआत से। किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है, कभी देश में हुई नहीं है इतनी बड़ी इलेक्शन ऑन दिस स्केल। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पहले भी अंग्रेजों के टाइम पे भी इलेक्शन होती थी, लेकिन उस वक्त जैसे हमारी स्टेट है ना, छोटा सा प्रोविंस हुआ करता था, ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, वहां पे इलेक्शन होती थी वह, फिर भी जो कुछ मेंबर्स सेलेक्ट करने के लिए, कहाँ के, सेंट्रल वॉइसराय की काउंसिल वगैरह के लिए। पर इतने बड़े स्केल पे कभी नहीं हुई थी, मतलब पूरे देश में नहीं हुई थी। फिर जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनको कोई आइडिया नहीं कैसे काम करना है, क्या करना है, पर उन्होंने शुरुआत से, स्क्रैच से सब कुछ सीखा, एकदम बॉटम से। फिर
जेंडर इश्यूज थे, बहुत सारी औरतें जो थी ना वो सिर्फ एज वाइफ ऑफ दिस मैन, वो किसकी पत्नी है बस वो लिखा होता था रेदर देन उनके नाम के। तो बहुत सारी औरतों को एक वहां पे हम बात कर रहे हैं 1950 में, जब एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था औरतों के लिए, घर से निकलना चैलेंज था, अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनना चैलेंज था। उस वक्त हम बात कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में वोट देंगी, गवर्नमेंट के लिए वोट करेंगी, सरकार चुनेंगी अपनी। तो उस वक्त ये बहुत इशू था जेंडर का। औरतें जो कि रजिस्टर करने में रिलेक्टेंट थी, यानी रिलेक्टेंट मतलब इतराती थी थोड़ा सा, क्या जैसे उनको डर था क्या करना चाहिए, सही है नहीं है, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, थोड़ा कंफ्यूजन था। फिर इंडिया पाकिस्तान डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था देश का, कम्युनल टेंशन्स था। ऑलरेडी ब्रिटिशर्स हमारे साथ डिवाइड एंड रूल खेल के चले गए, वो तो चले गए, डिवाइड एंड रूल का झगड़ा हमारा चलता रहा। 47 के बाद भी फिर जब हम इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं तो कई बार कम्युनल टेंशन्स, वही धार्मिक झगड़े, वही इंसर्जेंसी, वो अभी तक चल रही थी जो 47 में हुई थी। इंसर्जेंसी, कई सारे स्टेट्स थे ना, वो नहीं, वो ना पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे ना इंडिया से जुड़ना चाहते थे। वो लोग अपना अलग देश क्रिएट करना चाहते थे, तो वो बोलते थे कि नहीं, हम देश की इलेक्शन में हमारे लोग वोट नहीं करेंगे, हमें तो अपना अलग देश बनाना है। तो उसके टेंशन होते थे। फिर दंगे नहीं हो जाए कहीं, उसके टेंशन होते थे। तो सिक्योरिटी करनी है, केयरफुली प्लान करना है, सिक्योरिटी अरेंज करनी है, कि इतने इतने चैलेंजेस थे कि पहले कमीशन को। फिर भी सुकुमार सेन ने एफिशिएंटली इलेक्शन कमीशन संभाली और देश में पहली इलेक्शन हुई 1951 में। इसीलिए मैंने कहा कि चैप्टर ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, कि अगर आप सुनोगे ना पूरा आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स, तीनों मेंबर्स को, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या दो मेंबर्स हो, कौन अपॉइंट करता है उन्हें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हें आसानी से अपनी पोस्ट से रिमूव नहीं किया जा सकता, चाहे किसी भी पॉलिटिकल रीजन से या किसी भी वजह से। इन्हें अपनी पोस्ट से निकालना, इन्हें इन्हें अपनी पोस्ट से बेदखल करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर पोजिशन इजीली और फॉर पॉलिटिकल रीजंस, किसी भी राजनीतिक रीजंस की भी वजह से आप इन्हें नहीं निकाल सकते। क्यों? ये क्यों किया जाता है? ताकि जो कमीशन है ना वो फेयर रहे, फेयरली, बिना किसी डर के, बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के वो अपना डिसीजन ले सके। इंडिपेंडेंट मतलब उनके, अगर सरकार उन्हें बताएगी कि क्या करो, तो क्या इलेक्शन कमीशन फेयर रही? नहीं रही। इसके लिए उनको इंडिपेंडेंट रखने के लिए उनकी पोस्ट सिक्योर होती है, उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, कि एंड फ्री, आजाद, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपकी जॉब छीन ली जाएगी, नहीं। आप आराम से शांति से विद द पीस ऑफ योर माइंड आप अपना डिसीजन लीजिए, अपना प्रोसेस करिए इलेक्शन का। सो इफ द गवर्नमेंट कुड रिमूव द सीईसी, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सरकार हटा सके जब वो चाहे, तो क्या इलेक्शन फेयर नहीं होंगी? नहीं, क्योंकि वो कमिश्नर्स डरेंगे कि सरकार हमें निकाल सकती है आराम से। इसीलिए उनकी इलेक्शंस में फेयरनेस नहीं बचेगी, सफाई नहीं बचेगी, पार्शियलिटी होगी। और अल्टीमेटली क्या होगा? ये डेमोक्रेसी जो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए थी वो फ्री एंड फेयर नहीं रहेगी। So strict rules are in place to protect the CEC, Chief Election Commissioner's job, उनकी नौकरी को बचाने के लिए, ताकि वो फ्री रहें, इम्पार्शियल रहें, फेयर रहें। क्या? इलेक्शंस। सो नेक्स्ट क्या है? देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन जो कमीशन है, इनके खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए एक अलग प्रावधान है। ये प्रावधान क्या है? एक्चुअल प्रावधान क्या है? कि इनकी जो सैलरीज हैं मेंबर्स की, दो कमिश्नर्स एंड इनके चीफ कमिश्नर, इनकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह जो है ना, वो देश के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरीज वगैरह है ना, वो कंसोलिडेटेड फंड से जाती हैं, कि किनकी? इलेक्शन कमीशन की, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो या उनके मेंबर्स हों के, ना कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अब पार्लियामेंट देखो, हर 5 साल बाद हम इलेक्शन करते हैं और लोकसभा में नई गवर्नमेंट बनती है, कि हर 5 साल बाद। तो क्या जो सरकार आएगी वो डिसाइड करेगी कि हम इनको कितनी सैलरी देंगे? नहीं, वो डिसाइड करेगी कि सैलरी कितनी जाएगी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, हम क्या पे करेंगे क्या नहीं। नहीं, वोटिंग
पार्लियामेंट में सैलरीज पर इनकी नहीं होती, इनकी सैलरी डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है कि देश के कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होती है कि। अब इसका मतलब क्या है कि अगर पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं है ना, वो इस पैसे को घटा सकती है वोटिंग करके। लोकसभा में वोट किया, 51% मेजोरिटी आ गई, चलो इनकी सैलरी कम हो गई, पैसा बचा, ये नहीं कर सकते। दिस प्रोटेक्ट्स द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर टू फाइनेंशियल कंट्रोल। जब पार्लियामेंट इनके पैसे पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो इन पे कंट्रोल नहीं कर सकती। आप अगर कमीशन के पैसे को कंट्रोल कर लो तो कमीशन आपके कंट्रोल में हो जाएगी। इन शॉर्ट, द इलेक्शन कमीशन मनी, चाहे वो इनकी सैलरी हो, अलाउंसेस हो या कुछ और पैसे हो, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अपने मेन फंड से आते हैं जो कि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन डिटेल नहीं चाहूंगी कंसोलिडेटेड फंड में और क्या क्या होता है, क्या मतलब है। rather than being controlled by politicians। लोकसभा में कौन बैठते हैं? पॉलिटिशियंस बैठते हैं ना, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं। उनके हाथ में नहीं है इनको पगार देना। वो कौन करते हैं? कंसोलिडेटेड फंड सीधा जाता है कि ये क्या प्रोटेक्ट करता है? इनकी आजादी, इनकी इंडिपेंडेंस, इनकी इलेक्शन कमीशन की। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव सेपरेट स्टाफ। इनका अलग से कोई अपना स्टाफ नहीं होता है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, टीचर्स और बाकी के एम्प्लॉइज इलेक्शन कमीशन को मदद करते हैं इलेक्शन या चुनाव की प्रक्रिया में। आपने देखा होगा आपके स्कूल्स बंद होते हैं जब भी इलेक्शन होती है कि आपके स्कूल्स बंद होते हैं। इस साल में भी हुई थी, इलेक्शंस हुई थी, तो आपके स्कूल्स को बंद करके आपके टीचर्स को जो है इलेक्शन ड्यूटीज पे लगाया जाता है, चुनाव की ड्यूटीज मिलती हैं कि वोटर लिस्ट दी जाती है, उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो ये सारा काम कौन करते हैं? इलेक्शन कमीशन करती है कि। सो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल कैंपेन, ये डू यू नो नेक्स्ट एक और है। स्पेशल कैंपेन किए जाते हैं, क्यों? ताकि वोटर्स को वोटर्स रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक किया जा सके। वोटर्स रजिस्ट्रेशन क्या होती है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी है कि अगर आप 18 साल के या उससे बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो। पर आप सीधा जाके जब भी इलेक्शन हुई, आप स्कूल में गए, किसी भी स्कूल में चले गए देश के और बोलोगे कि मैं वोट करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको 18 का होने के बाद वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और वो वोटर आईडी ही होता है वोटर्स रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो नागरिक वोट कर सकते हैं उन्हें वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर करना। इसी मकसद से कि लोगों को पता चले कि आपको वोट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको वोट के लिए रजिस्टर करना है, इसी के लिए नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट, अब तक हमने जितना देखा, पहले ये देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या देखा। इलेक्शन क्या है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इलेक्शन हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे होने चाहिए, फिर इलेक्शन कमीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कमीशन बैठाई गई। कितने मेंबर्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये बता दिया। कमीशन क्या है ये बताया, स्ट्रक्चर क्या है ये भी बताया। अब देखते हैं फंक्शंस एंड रोल्स क्या है। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दी मैंने इलेक्शन कमीशन की, फर्स्ट इलेक्शंस की हिस्ट्री भी बता दी। अब इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या है। आपको यहाँ पे जो 4-5 फंक्शंस दिए हैं ना, बहुत ही इन डिटेल दिए गए हैं, बहुत ही लंबे चौड़े लिखा गया है। मैं आपको कुछ सिंपल वर्ड्स में ही समझा देती हूँ कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस, उनका काम क्या है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां क्या हैं। इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी है इलेक्शन कंडक्ट करना, जैसा नाम में दिया गया है। देखिए इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप एग्जाम में लिटरली, सच कहती हूँ, कुछ भी नहीं भूलोगे। मैंने आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स में इसीलिए बनाया है ताकि आप अपने एग्जाम्स के टाइम कुछ मत भूलना। सो इलेक्शन कमीशन का पहला काम इलेक्शन कंडक्ट करना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, किसकी? लोकसभा की, राज्यसभा की, स्टेट की असेंबली की, प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की। चाहे तो आप ये याद कर सकते हैं, आपको एग्जाम में काम आएगा। इलेक्शन कमीशन का पहला फंक्शन, पहला काम इलेक्शन कंडक्ट करना। उनका दूसरा काम वोटर लिस्ट तैयार करना। जैसा मैंने आपको कहा कि वोटर वोट करने के लिए आपको वोटर्स लिस्ट में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है ना, कि जितने भी लोग सिर्फ एलिजिबल हैं वही लिस्ट में रहे। अभी अगर समझो इस साल दिसंबर में मान लो अगर कोई इलेक्शन होने वाली है किसी स्टेट में, तो कमीशन का काम है कि उस स्टेट में जितने भी लोग एलिजिबल हैं, पर्टिकुलर ये स्टेट है, जितने भी लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे, सिर्फ वो लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट में रहे।
जो लोग मान लो पिछला इलेक्शन हुआ था दिसंबर 5 साल पहले 2021 में उस डेट में, तो 21 के बाद अब 2025 चल रहा है, तो 2025 में 25 के बीच 21 से 25 के बीच जो लोग मर चुके हैं उनका नाम लिस्ट से निकाल देना चाहिए। जो लोग इनएलिजिबल हैं, मान लो नहीं पता था कि 18 या उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो, आपने पहले कर दिया, नहीं पता था, इनएलिजिबल हो, तो उनका नाम हटा देना। जो मर चुके हैं उनका नाम हटा देना। जो नए लोग इन 4 सालों में जो नए लोग 18 के हुए इन 4 सालों में, उनका नाम लिस्ट में शामिल करना। ये होता है वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना। फिर तीसरा क्या काम क्या है, इलेक्शन सिंबल्स देना। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग इस देश में अभी भी इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, एजुकेटेड नहीं है, कि पढ़े लिखे नहीं है, कि जिन्हें मान लो मैंने यहाँ पे चाहे पार्टी का नाम इंग्लिश में लिखा या चाहे हिंदी में लिखा, उनको अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो वो कोई भी नाम नहीं समझ सकते, चाहे वो आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, उर्दू में लिखो, कोई भी भाषा में लिखो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको भी तो हक है, ऐसा तो नहीं है कि उनका हक नहीं है, पर अगर वो पढ़ नहीं सकते तो वो क्या करेंगे, वो किसी साइंबॉल को सब पहचानेंगे। आप आप अलग अलग पार्टीज के साइंबॉल्स होते हैं, किसी का साइंबल क्या है, हाथ है, किसी का क्या है, कमल है, लोटस है, किसी का झाड़ू है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को साइंबॉल्स होती हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन होती है जो सबके साइंबॉल्स असाइन करती है, उन्हें देती है। ऑफ कोर्स पार्टी से पूछती है कि आपको क्या सैंपल चाहिए, अगर वो किसी और पार्टी के पास ना हो तो वो उनको मिल जाता है, वरना आप कोई और सैंपल डिसाइड करो। आपको समझो कोई पार्टी बनानी है पर आप कहेंगे कि मुझे भी झाड़ू चाहिए मेरा साइन बॉल, पर वो ऑलरेडी किसी पार्टी का है तो आपको नहीं मिलेगा। फिर कमीशन आपसे कहेगी कि आप कोई और बताओ, कोई और चीज बताओ, तो हम आपको वो साइन बॉल दे देंगे आपकी पार्टी का। अब आपने जब साइन बॉल दे दिया, अब वो हाथ को पहचानते हो, लोटस को पहचानते हो, आप पार्टी को झाड़ू से पहचानते हो, तो जो अनपढ़ हैं वो पार्टी को साइन बॉल से पहचानते हैं कि, तो वो उस चिन्ह को, उस सिंबल को वोट दे के आएंगे, चाहे वो पढ़ सके या नहीं पढ़ सके नाम। फिर पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, ये डिसाइड होता है उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, और ये डिसाइड करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेशनल पार्टी वो होती है जो 4 स्टेट्स में ऑलमोस्ट 4 स्टेट्स में जिनकी मेजोरिटी रहे या 4 स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म करे, वो नेशनल पार्टीज होती हैं। जो 4 से कम, मान लो 1 या 2 स्टेट्स में ही सिर्फ एक्टिव हैं, वहीं पे परफॉर्म कर रही है, तो वो स्टेट लेवल पार्टी है कि। सो ये रिकॉग्निशन देना ईसीआई का काम है कि। देन मॉनिटर्स कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब, कोड मतलब क्या, रूल, कानून, और कंडक्ट मतलब बिहेवियर। सो क्या बिहेवियर, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये कानून भी ईसीआई डिसाइड करती है, और ये मॉनिटर करती है कि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच ना करे, या उन सारे कंडक्ट्स को, कोड ऑफ कंडक्ट्स को, सारे रूल्स को, सारे नियमों को फॉलो करे हर पार्टी और उनके कैंडिडेट्स। रूल्स जैसे नो हेट स्पीच या रिश्वतखोरी, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। क्या, हेट स्पीच नहीं करनी, आपको कैंपेन करना है कैंपेन करो, पर हेट स्पीच मत करो। हेट स्पीच मतलब किसी जेंडर के अगेंस्ट बोलना, किसी कास्ट के अगेंस्ट जाना, किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करना, किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करना, वो होती है हेट स्पीच। या ब्राइबिंग, रिश्वतखोरी, तो वो नहीं चलेगी, वो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, फिर उसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कि। फिर चेक्स पोल एक्सपेंसेस, keeps an eye on how much money candidates spend in elections and ensure they stay within the limit. So कमीशन जो है ना वो ये डिसाइड करती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा उतरा है, उसको एक लिमिट देती है कि भाई बस तुम इतना, इतने लाख या इतने करोड़ ही आप सिर्फ जो है खर्च कर सकते हो, इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। तो इस बात पे भी नजर रखती है कि कहीं हद से ज्यादा वो खर्च तो नहीं कर रहे। अगर हो रहा है तो फिर पता करना पड़ता है ना कि कहीं रिश्वत तो नहीं दी जा रही, कहीं कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा, इलेक्शन को कहीं फ्री एंड फेयर रखने से रोका तो नहीं जा रहा। तो इस पे भी नजर रखनी पड़ती है कि कितना खर्चा हो रहा है, एक कैंडिडेट कितना खर्च रहा है,
क्योंकि अगर आप मान लो आप एक छोटी सी पार्टी शुरू करते हो अपने स्टेट में इलेक्शन के लिए, पर आपके पास इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं है, लेकिन वहीं कोई और पार्टी है जिसका बजट बहुत बड़ा होगा, समझो बहुत 100 करोड़ में चला जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप उनके सामने स्टैंड कर पाओगे? नहीं। क्या वो बराबरी का मौका हुआ आपका और उनका? नहीं। तो ये बराबरी का मौका सबको मिले, ये नजर रखना कमीशन का काम है, कि ताकि कोई भी एक पार्टी या कोई भी एक कैंडिडेट बहुत ज्यादा पैसा खर्च के, बहुत रिश्वत दे के, बहुत ज्यादा कुछ लैविश करके लोगों को अट्रैक्ट ना करने की कोशिश करे। फिर ऑर्गेनाइजेस वोटिंग प्रोसेस, अरेंजिंग पोलिंग बूथ, वोटिंग मशीन जिसको ईवीएम मशीन कहते हैं, एंड स्टाफ को ट्रेन करना। आपके टीचर्स को हायर किया जाता है, आपके स्कूल्स में वे वोटिंग्स होती हैं, लेकिन क्या आपके स्कूल में वो लॉजिस्टिक है, वो सारी चीजें क्या हमेशा आपके स्कूल में पड़ी हुई हैं क्या, कि कभी भी इलेक्शन हुई तो आपके पास है बस आ जाओ हम वोट वोट देने के लिए? नहीं। वो सब ऑर्गेनाइज करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशंस को ईवीएम मशीन्स को बनाना पड़ता है, उनको सेफ रखना पड़ता है। जो भी लोग वोट करके जाए वो रसीदें, वो सारी डेटा जो कलेक्ट हुई है वोट होने के बाद, उसको संभाल के रखना, वोटिंग मशीन्स को जगह पे पहुंचाना, स्टाफ को ट्रेन करना, बहुत सारा काम करती है ये सारे इलेक्शन कमीशंस। फिर कंप्लेंट्स को देखना, कहीं पे भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, पता चला है कि वहां पे रिश्वतखोरी चल रही है, वहां पर चीटिंग की जा रही है, वहां पे हिंसा हो गई है, कि हिंसक प्रदर्शन आ गए हैं, कि मॉब मॉब ब्रीच हो रहा है, कि तो ये सारी कंप्लेंट्स को भी ध्यान देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। फिर कैंसिल पोल्स इफ नीडेड, अगर कभी किसी रीजन से कहीं पे हमें इलेक्शंस कैंसिल करनी पड़े, जैसे हमें पता चला यहाँ पे चीटिंग हो रही है, इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने कैंसिल या पोस्टपोन कर दी चुनाव, या यहाँ पे हिंसा हो रही है, यहाँ पे बहुत लोग मारे गए, जख्मी हो गए, एरिया का जो पूरा हालत है वो बहुत टेंस है, टेंशन है इस एरिया में, थोड़ा वो ठंडा हो जाए ना, थोड़ा काम हो जाए, फिर इलेक्शन करेंगे, तो वो पोस्टपोन करने का काम। या मान लो डिसाइड हुआ था 3 महीने पहले, डिसाइड हुआ था कि अक्टूबर की 15 तारीख को मान लो इलेक्शन होगी, लेकिन उस वक्त कोई डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, नहीं हो सकता, तो उसको एक नई डेट देना, पोस्टपोन करना, ये सारा काम भी इलेक्शन कमीशन करती है। जो भी जहां पे भी नीडेड हो, जहां पे भी जरूरत हो, सिर्फ तब पोस्टपोन होती है, अदरवाइज मोस्टली जब डिसाइडेड होता है तभी इलेक्शन होती है। कि then spreads voter awareness, runs campaigns to educate people to vote and take part in elections। आपकी जब भी देखो लोकसभा इलेक्शन होती है या स्टेट इलेक्शन होती है, तो मूवी थिएटर में चले जाओ, आप चाहे टीवी चालू करके देख लो, एड्स चलती रहती है, कैंपेन चलता रहता है, लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप 18 साल के बड़े हो और आप इस स्टेट से हो, आप इस देश में हो, तो आप आइए, वोट करिए, अपना वोटर आईडी बनाइए, आकर के वोट करिए अपने नियरेस्ट बूथ पर जाके। सो अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को जागरूक करना, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। कि फिर चेक्स कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना कैंडिडेट्स आते हैं। मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 4 पार्टीज हैं, कि 1, 2, 3 और 4, हर पार्टी ने X, Y, A, B, C और D, 4 अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारा चुनाव में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। सो कैंडिडेट्स ने, हर एक कैंडिडेट को, हर एक इंसान जो इलेक्शन में खड़ा होता है ना, उसको कुछ ना कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं। कि अपने आपने कई बार सुना होगा, चुनाव का क्या कहते हैं, नामाकरण, मुझे हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है इस वक्त, नामाकरण आई थिंक कुछ ऐसा कहते हैं वर्ड होता है, फॉर्म फिल करना, इलेक्शंस के फॉर्म्स को फिल करना, और ये देखना कि उन्होंने फॉर्म सही से भरा है या नहीं, और वो सच में एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबल है या नहीं मतलब कई बार देखना, अच्छे से देखना पड़ता है कि क्या वो सच में इंडिया के सिटीजन है या नहीं, वो 18 एंड अबव है या नहीं, सब कुछ एलिजिबिलिटी होती है कैंडिडेट्स की, वो भी चेक करनी पड़ती है। ओनली दोज हु पास दिस चेक, जब ये चेकिंग हो जाए और जो भी कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, वही सिर्फ इलेक्शन में खड़े उतर सकते हैं, दे कैन ओनली कंटेस्ट द इलेक्शंस, ओनली देन। सो यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा, लोग वोटर्स की लिस्ट तैयार करना,
जो कि 18 साल के ऊपर है उनका हक है राइट टू वोट, इसीलिए उनका नाम होना चाहिए वोटर्स लिस्ट में। ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमिश्नर की कि लिस्ट तैयार करें एलिजिबल वोटर्स की। जो भी लोग एलिजिबल हैं वोट करने के लिए उनकी लिस्ट तैयार करें। जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट है वो भी ठीक है, और उसमें जो नए 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 लोग हैं उनको भी शामिल करना, और जो मर चुके हैं उन्हें लिस्ट से निकाल देना। इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी है वोटर आईडी कार्ड इशू करने की। जब आप 18 साल के हो जाओगे, वोटर आईडी के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आपके पास इलेक्शन कमीशन से ये वोटर आईडी कार्ड बन के आएगा। सेकेंड, फिर टाइम टेबल डिसाइड करना। मैंने कहा ना इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर सकती है, सिर्फ पोस्टपोन नहीं करती, वो स्केड्यूल भी तैयार करती है इलेक्शन का। कितने फेजेस में इलेक्शन होगी, कितने स्टेजेस में होगी, हर स्टेट में कब होगी, कहाँ होगी, कौन से स्कूल्स को हमें यूज करना है, कौन सा स्टाफ होगा, किसको हम इलेक्शन ड्यूटी पे ले रहे हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से ट्रेनिंग देना है, वो सब काम इनका होता है। कि देन स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जैसा मैंने कहा स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग करना, उसको अच्छे से स्क्रूटिनाइज करना। इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने के बाद ना हर पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करती है कि वो किसको उतार रहे हैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। सम कैंडिडेट्स कंटेस्ट द इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो कुछ होते हैं ना जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं कैंडिडेट्स, पर वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। इंडिपेंडेंटली हम किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, मेरे ख्यालात है और मुझे लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं कुछ ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ना, मुझे अपनी भी नहीं शुरू करनी पार्टी, मैं बस खुद एज अ कैंडिडेट खड़ी होना चाहती हूँ। मैं जा सकती हूँ, फॉर्म भर सकती हूँ, और वो मेरा फॉर्म देख के मुझे परमिशन देंगे या नहीं देंगे, डिपेंडिंग कि अगर मैं उनकी क्राइटेरिया पर, उनके रिक्वायरमेंट्स पर उतरी हूं या नहीं। सो कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट, चाहे आप कैंडिडेट किसी पार्टी से आओ, चाहे आप इंडिपेंडेंटली खुद से खड़े हो जाओ इलेक्शन में, आपको एक एप्लीकेशन फिल करना होगा, अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी अपने बारे में। द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस, चेक करती है एप्लीकेशंस को और अलाउ करती है उन कैंडिडेट्स जो जो एलिजिबल हैं, जो उनकी क्राइटेरिया पर खड़े उतरे हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर क्या काम है, गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज हैं, न न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म्ड। स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज। कई बार आप अपनी नई पार्टी बना सकते हो, कई बार एक एग्जिस्टिंग पार्टी होती है ना, वो दो दो या तीन या चार अलग अलग पार्टीज में बटती जाती है। कि जैसे मेंबर्स का आइडियाज मिलते नहीं है, मेल नहीं खाते, तो वो क्या करते हैं, एक नया न्यू पार्टी बना देते हैं, तो नया स्प्लिट आ जाता है पार्टी में। इस तरह देश में नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनती रहती हैं। कि सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक जरूरत है, एक रिक्वायरमेंट है कि आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। जैसे हमारा पासपोर्ट होता है या आधार कार्ड होता है, आपका गवर्नमेंट इशू करती है, अगर आप अपने कंप्यूटर पे आप बोलो कि मैंने पासपोर्ट प्रिंट किया, तो वो एलिजिबल या कह सकते हो कि वो एलिजिबल पासपोर्ट नहीं है, आप उस पर देश से बाहर नहीं जा पाओगे। आपका पासपोर्ट जैसे पासपोर्ट अथॉरिटी से ही आना चाहिए, वैसे ही आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए इलेक्शन कमीशन से। अब चार दोस्त आपस में एक नाम डिसाइड कर लो और एक सिंबल डिसाइड कर लो और बोलो कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, अपना इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर कोई ये होगा ना, सर्टिफिकेट होगा, कोई रिकॉग्निशन होगा, कुछ तो होगा, इलेक्शन कमीशन ने आपको ऑथराइज किया होगा, कुछ तो होना चाहिए, तो आपको वो लेना पड़ेगा रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज अ राइट टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी। डी रिकॉग्नाइज मतलब हमने इनको रिकॉग्नाइज किया, ये एक जायज पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उन्होंने कुछ माल प्रैक्टिस की, कुछ चीटिंग की, कुछ धोखाधड़ी की, कुछ गलत किया, कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ हेरा फेरी हुई है, तो हम उन्हें डी रिकॉग्नाइज मतलब अब ये पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन नहीं है, इन्हें इलेक्शन में उतरने का हक नहीं है, ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकते। The election commission also allots election symbols to political parties। जैसा मैंने आपको बताया, जो कि पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए साइंबॉल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं कि टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन कमीशन। जिसकी मैंने कहा कंप्लेंट्स आती हैं कि वो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की ये देखना। और अकॉर्डिंगली टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट इज डिस्क्वालिफाइड और कंडक्ट री इलेक्शन। अगर हमें न्यूज आती है कि
प्रूफ मिले इलेक्शन कमीशन को कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे पोलिंग बूथ्स में ना ये वाली चीटिंग हुई थी के, तो कमीशन क्या कर सकती है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना दोबारा इलेक्शन लड़ी जाएगी। यहाँ पता चले कि इस कैंडिडेट ने, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इस कैंडिडेट ने, इस उम्मीदवार ने ये हेरा फेरी की, ये धोखेबाजी की, उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। जैसे कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ना, वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर जरूरत पड़े तो री इलेक्शन कराना, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है कि सो प्लीज अंडरस्टैंड वोटिंग इज अवर ड्यूटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है, हमारा काम है और हमारा अधिकार है। अपने अधिकार जानिए, नो योर राइट्स। सो यहाँ पे एक यहाँ पे दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत क्यों है, किसकी। जब कैंडिडेट्स को एक ही क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी की, एज, आप बस 18 साल के बड़े हो, 18 साल के हो या उससे बड़े हो, आप वोट कर सकते हो, एक ही क्राइटेरिया है, तो फिर हम इलेक्शन कमीशन को बाकी की अपनी इंफॉर्मेशन क्यों देते हैं, वो और इंफॉर्मेशन, हमारा नाम, नंबर, पता क्यों मांगती है। वाई आर कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू इलेक्शन। अपनी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी है एक कैंडिडेट को, यहाँ पे मैं वोटर की बात नहीं करी, कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, वो उम्मीदवार जो चुनाव में उतरते हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को क्यों देनी पड़ती है, ये आपको ढूंढ के बताने हैं। क्या इसके जवाब आपको ढूंढने हैं। सो व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। एक और क्वेश्चन है कि सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ना SC ST कास्ट के लिए रिजर्व क्यों रखा जाता है, कि SC ST कम्युनिटी के लिए क्यों रिजर्व किया जाता है। मोस्टली पॉपुलेशन के बेसिस पर। मान लो कोई फॉरेस्ट रीजन है या कोई हिली रीजन है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्राइब जो है वो वहां पे रहती है, वहां पे उनका बसेरा है, वहां का रहना है, वो कोई जंगल हो या कोई पहाड़ हो या कोई रेगिस्तान हो या कोई पर्टिकुलर लैंड एरिया हो, वो एक पर्टिकुलर ट्राइब है ना, वो उनका होमलैंड है, उनकी मातृभूमि है, वहां से वो है आते हैं। जैसे हिमाचल में है बहुत सारी ट्राइब्स हैं, महाराष्ट्र में ट्राइब्स हैं जंगलों में, तो क्योंकि वो एरिया उन ट्राइब्स का है, इसीलिए वो एरिया रिजर्व होता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही रिजर्व कर दी जाती है फॉर SC and ST कम्युनिटी। और दूसरा क्या रीजन है कि आप कुछ सीट्स को अगर SC ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दो, जिससे मैंने पिछली बार बताया था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में ना कुछ परसेंट ऑफ सीट, जैसे औरतों के लिए 33% है, कुछ सीट्स होती हैं जो औरतों के लिए रिजर्व होती है, वैसे ही कुछ सीट्स होती हैं जो SC ST के लिए रिजर्व होती हैं कि कुछ परसेंट। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर सीट से ना, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना, अगर आपको कोई उम्मीदवार खड़ा करना है ना, तो वो SC ST कम्युनिटी का होना चाहिए या वो कोई औरत होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, कुछ जगहों के लिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक इलेक्शन सिंबल होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए मैंने आपको समझा दिया। एट द टाइम ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रिमेन प्रेजेंट। जब वोटिंग हो जाने के बाद वोटिंग को काउंट किया जाता है, तो वोटिंग और काउंटिंग के दौरान पॉलिटिकल पार्टी के जो ऑफिशियल प्रतिनिधि हैं उनको वहां मौजूद होना चाहिए। क्यों? ताकि ये आपको पता करना पड़ेगा, इसका मुझे याद नहीं आ रहा। Recognized political parties have equal opportunity to present their sides before media such as television and radio। हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो अपना चुनाव प्रचार करे टीवी पे, रेडियो पे या आजकल तो सोशल मीडिया पे भी। ये हर पार्टी को बराबर मौका है। क्यों? क्योंकि लोगों को बराबर पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया क्या है, कौन सी पार्टी का सोच में विचार क्या है, विचारधारा क्या है, वो किन मामलों पर काम करने वाली है, क्या देने का वादा करती है कि। सो ये होता है। ये हो गए आपके सवाल। आगे यहाँ पे आपके छोटा सा डिस्कशन दिया गया है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर पढ़ लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में है। Which two conditions among following is the violation of code of conduct? इनमें से क्या दो चीजें हैं, क्या दो हालात हैं जो वॉयलेशन है, उल्लंघन है कोड ऑफ कंडक्ट का। कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, कंडक्ट या बिहेवियर या प्रैक्टिसेस के नियम। तो इनमें से क्या है जो आप नहीं कर सकते। पहला, कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट्स आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज, promises made to resolve the water problem if elected,
to go door to door to meet voters and request them to vote, to appeal on the basis of caste and religion to get support. इनमें से क्या दो हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है या उसका उल्लंघन है? तो पहला है ये कि आप लोगों को अगर उनके हाउस होल्ड आइटम्स भी देते हो, घरेलू इस्तेमाल की चीजें अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इलेक्शन में खड़े होने उतरने के बाद, तो वो भी एक तरह की रिश्वत है। कि अगर आप वादा करते हो कि आप पानी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दोगे, तो वो आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो गया कि ये काम आप इलेक्शन के बाद करोगे, या आप लोगों को बता रहे हो कि इलेक्ट होने के बाद आपने क्या काम करना है। तो ये गलत नहीं है, आप लोगों को बता सकते हो। कि फिर डोर टू डोर जाकर के वोटर्स से रिक्वेस्ट करना, ये भी आप कर सकते हो आपकी कैंपेन के तौर पे। आप डोर टू डोर लोगों के पास जाओ, आपकी सोसाइटीज में पॉलिटिशियंस आते होंगे इलेक्शन के वक्त जो आपको बताएंगे कि हमारी पार्टी ये करेगी आपके लिए, वैसा करेगी, ऐसा करेगी, तो वो भी कर सकते हो। कास्ट या रिलीजन, धर्म जाति के भेद पर आप लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश करते हो, तो वो आप नहीं कर सकते। वो अगेन हेट स्पीच में जाएगा कि आप अपने रिलीजन को बढ़ा चढ़ा कर बोलो या किसी और जाति को नीचा दिखा के आप सपोर्ट, आप सोचते हो कि हम इस जाति को नीचा दिखाएंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा वो गलत है। कि तो ये दो हैं, ये पहला और आखिरी, ये आप नहीं कर सकते। देन रिमेंबर दिस, ये शायद आ सकता है आपको, श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये इंसान श्याम शरण नेगी, ये देश के पहले वोटर थे। इन्होंने 25 अक्टूबर 1951 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुई थी ना, तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने वोट डाला था। तो ये बात याद रखिएगा, ये देश के पहले वोटर थे। के प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस मैं आपको इस वीडियो में क्यों नहीं कराने वाली। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शंस कराए ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, रेदर आपको सिंपली समझ में आ जाए। प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस बहुत ही प्यारा, बहुत ही लंबा सा, एक बहुत ही स्वीट तरीके से मैं आपको एक छोटे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो तब तक रिवाइज करिए, पढ़िए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि जो मैंने ये पीडीएफ आपके लिए बनाया है ना, ये वाला, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो जाइएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। सो चलती हूँ मैं, अगले वीडियो तक आपसे मिलती हूँ। तब तक सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मुझे आप कमेंट्स में अपना अटेंडेंस दे दीजिए, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस तारीख को देख रहे हैं, वो भी डाल दीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कि मुझे जीमेल पे भी लिख सकते हो। कि चलती हूँ मैं, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुझे बताइए कि अगर आपके पास, आपको लगता है कि हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में से कोई ऐसा चैप्टर आपको लगता है जो बहुत डिफिकल्ट है, या जो कॉन्सेप्ट या कोई टर्म है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जिसका आप चाहेंगे कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं एक और वीडियो बना के, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तब तक मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।